तुमने इस चैप्टर को पहले भी पढ़ा होगा, तुम क्लास में इसको 3 से 4 बार पढ़ चुके हो, शायद तुम अपने ट्यूशन्स में भी पढ़े होगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि अगर तुमने इसको 3 से 4 बार पढ़ लिया है, स्टिल तुमको ये समझ नहीं आ रहा है, तो तुम बहुत सही जगह पे आए हो। यहाँ पे दिक्कत ये है कि तुमने इतनी सारी इकोनॉमिक्स पढ़ ली है, तुमने इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हो। अगर मैं तुमसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछी कि भाई इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, यू कांट टेल। उन सारी की सारी डेफिनेशंस को हटा के अगर तुमसे एक प्योर मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स समझा जाए, तुम शायद वो भी ना बता पाओ। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये होती है यार कि तुम रियलिटी में जो पढ़ रहे हो, क्या वो लिटरली तुम्हारे दिमाग में जा भी रहा है या फिर नहीं जा रहा है? क्या वो 3 से 4 दिन के बाद सस्टेन कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? मेन चीज़ें यहाँ पे कवर करी जाएंगी। तुम्हारे इन हर चीज़ के जो स्मॉल मिस्टेक्स कर रहे हो ना तुम, जिससे तुम्हारा पूरा का पूरा रिजल्ट इफेक्ट हो रहा है, क्लास 11th में जहाँ पे तुम्हें बेसिक्स की ज़रूरत है, वहाँ पे कॉमर्स क्लब तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। ध्यान रखना, इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे। ये वीडियो तुम्हारे लिए रामबाण होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स टच करोगे जो तुमने शायद इससे पहले किसी यूट्यूबर की वीडियो या फिर अपने एजुकेटर से सीखा ही नहीं है। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो आओ यार शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो 2 पार्ट होते हैं इकोनॉमिक्स के, वो समझेंगे, और उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी समझेंगे। ये 3 पार्ट इस वीडियो में आने वाले हैं और अच्छी तरीके से समझाएंगे। अगर मेन चीज़ देखो पता है, वीडियो को ज़्यादा लंबा करना कोई फायदे का नहीं है और तुम भी देखने नहीं वाले हो, तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले। तो ध्यान देते जल्दी से शुरू करते इस टॉपिक को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे पेन निकाल लिया और यहाँ पे लिखते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या, इकोनॉमिक्स is the study of scarcity in its implication for the use of resources। बच्चे ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स एक पढ़ाई है किसकी? स्कैरसिटी की। सर स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी का मतलब होता है किल्लत, ठीक है। किल्लत का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? किल्लत का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी पड़ना। तो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है उन चीजों की जिनकी कमी है, ठीक है। एंड इट्स इम्प्लीकेशन टू द यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द टाइम। यहाँ पे उन स्कैर रिसोर्सेज, मतलब जिनके रिसोर्सेज की दिक्कतें हैं, उन स्कैर रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन करना प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में और उसके बाद सोसाइटी के वेलफेयर में भी। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि एंड अ ग्रेट वैरायटी ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ वाइटल कंसर्न टू द सोसाइटी। और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ स्कैरसिटी वाली चीजें ही नहीं, आगे भी सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज हैं। उन सारे इश्यूज को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना, कैसे सारा का सारा देश अपनी रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन कर पाए और वो चीजें उसे मिल पाए जो लिटरली एक देश रिक्वायर करता है। इकोनॉमिक्स को अगर मैं सीधी एक लाइन में बात करूं तो ये स्टडी ऑफ स्कैर रिसोर्सेज है। मतलब किस तरीके से मैं उन छोटी चीज़ों को या फिर उन चीज़ों को जो हमारे देश में लिमिटेड फॉर्म में है, उनको किस तरीके से 100% उनका यूटिलाइजेशन कर पाए, उन कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाए। आई गेस तुमको इकोनॉमिक्स का मतलब समझ आ गया अच्छी तरीके से। और अब अगर इकोनॉमिक्स का मतलब समझ आ गया है या फिर थोड़ा सा अभी भी डाउट है, तो हम लोग आगे जितना बढ़ेंगे उतना चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पे लिखा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिकली स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। जो इकोनॉमिक्स है उसकी जो स्टडी है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। वो 2 ब्रांचेस क्या है बच्चे? पहला ब्रांच है आपका ये मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है स्टूडेंट्स आपका ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है बच्चे? मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब वो जो बड़े बड़े सेक्टर्स के बारे में बात करें, मैक्रो बात है ना, मैक्रो की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर पूरे देश के लेवल पे अगर तुम पढ़ाई करते हो तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और अगर तुम इंडिविजुअल लेवल, एक मार्केट लेवल के बारे में बात करते हो, तुम्हारे घर के पड़ोस में कोई दुकान है उसके बारे में बात करते हो, तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आई गेस तुमको ये चीज़ समझ आई है। आगे अगर मैं बात करूँ इनकी प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस अमंग देम। पहले मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ूंगा, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ूंगा। अच्छा मैं तुमको एक चीज़ बता दूं बच्चे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये आज से 6 साल पहले क्लास 12th में आती थी, लेकिन अब सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपके क्लास 11th में पढ़ाई जाएगी
और उसके बाद जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपकी क्लास 12th में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर अबाउट इट। तो आगे मैं बात करता हूं, तो डिफरेंस अमंग देम क्या है, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे स्टडी करता है बच्चे, इंडिविजुअल की स्टडी करता है ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स। एग्जांपल बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया, प्रोड्यूसर प्राइसिंग हो गया, फैक्टर प्राइसिंग हो गया। मतलब एक इंसान जो प्रोड्यूसर है उसको इक्विलिब्रियम कैसे मिल सकता है, एक इंसान जो एक कंज्यूमर है उसको इक्विलिब्रियम कैसे मिल सकता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जब डिमांड, बेसिकली डिमांड क्या बोल रहा हूं, प्राइस, जो आपका प्राइस है दैट मींस जो आपने कॉस्ट अदा की है वो आपकी यूटिलिटी के इक्वल हो जाए। एक कंज्यूमर को तभी मिलता है, जैसे आप लोग डिस्टेंस नापते हो मीटर से, किलोमीटर से, लिक्विड को नापते हो लीटर मिलीलीटर से, वैसे सेटिस्फैक्शन को नापा जाता है यूटिल से, मतलब यूटिलिटी से। तो अगर एक इंसान ने जितना पैसा दिया है और उसका पैसा वसूल हो रहा है, मतलब उसको उतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उतने यूटिल्स मिल रहे हैं, तो वो इक्विलिब्रियम में आता है। वैसे ही कंज्यूमर को भी तो इक्विलिब्रियम चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर अपने गुड्स लगा रहा है, कॉस्टिंग निकाल और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है उससे, तो कंज्यूमर को भी इक्विलिब्रियम मिल रहा है। तो यहाँ पे वही चीज बात करी गई है, जो स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। एग्जांपल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने अभी बताया, जब वही जितना पैसा दे उसके यूटिल्स मिल जाए। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब प्रोड्यूसर को भी इक्विलिब्रियम मिलना चाहिए। अब उनकी इंडिविजुअल जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, वो सब किस में आती है बच्चे, हमारे किस में आती है, दैट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे लिखा है प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एक्सेट्रा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी, और माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चे प्राइस थ्योरी भी कहलाती है, ठीक है। आगे सुनको इतनी चीज समझ आ गई, इतनी चीज समझ आ गई तो बच्चे बात करते हैं अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे इकोनॉमी कैसे देखी जाती है बच्चे, एज अ होल इकोनॉमी देखी जाती है, मतलब पूरे देश की इकोनॉमी को इकट्ठा देखा जाता है, ठीक है। एग्जांपल नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट का मतलब इकट्ठा डिमांड। यहाँ पे सिर्फ एक इंसान की डिमांड देखी जा रही है, प्रोड्यूसर हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पे किसकी डिमांड देखी जा रही है बच्चे, पूरे की पूरी एग्रीगेट डिमांड, पूरे देश की डिमांड देखी जा रही है, ओके। तो यहाँ पे नेशनल इनकम हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, जनरल प्राइस लेवल हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें किसमें आती हैं बच्चे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। उसके बाद बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग पूरे पूरे देश की नेशनल इनकम निकालते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी थ्योरी ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेरे को पूरे देश की इनकम निकालने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, और इवन इफ हम लोग को पूरे देश के एम्प्लॉयमेंट निकालने में भी ये पर्टिकुलर मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। मेरे को पूरे देश का इनकम, नेशनल इनकम निकालना है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनकम थ्योरी। और अगर मैं पूरे देश का एम्प्लॉयमेंट निकालूं, कितने लोग रोजगार हैं, कितने लोग रोजगार नहीं है, तो मैं इसको बोलूंगा एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी। तो बेसिकली इसके अंदर क्या आता है बच्चे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में दीज थिंग्स विल कंसिस्टेड, ठीक है। तो हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर ली और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी बात कर ली है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स, वो क्या है, दैट इज योर, सबसे पहले इकोनॉमी के बारे में बताया गया है और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया, ठीक है। सर इकोनॉमी का मतलब तो मैं समझ गया था, इकोनॉमिक्स का मतलब समझ गया, आपने इकोनॉमिक्स का मतलब समझा था, इकोनॉमी का मतलब नहीं समझा था। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते भाई इकोनॉमी का मतलब कहते हैं, इकोनॉमिक का मतलब तो समझ गया, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्कैर्स रिसोर्सेज 100% यूटिलाइजेशन करना। लेकिन हमारी इकोनॉमी का मतलब क्या, मैंने कहा था ना आज तुमको मैं एक एक चीजों का वो बता दूंगा मतलब। तो इकोनॉमिक्स का मतलब तो हमने समझ लिया कि एक ऐसी स्टडी जिसमें हम लोग पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, किस तरीके से हम स्कैर्स रिसोर्सेज 100% यूटिलाइजेशन करेंगे। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं इकोनॉमी के बारे में, तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है इन विच पीपल अर्न, जिसमें लोग पैसा कमाते हैं, अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और इस पूरे के पूरे सिस्टम में लिविंग को अर्न किया जाता है जिससे सेटिस्फाई कर सके हम लोग अपनी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को। भाई ध्यान रखना, ये लाइवलीहुड कैसे आप कर सकते हैं, आप पैसा कैसे कमा सकते हो, कुछ प्रोडक्शन करके तो पैसा कमाओगे, नहीं सर हम जॉब भी तो कर सकते हैं। अरे जहां जॉब कर रहे हो वो प्रोडक्शन कर रहा है, तुमको सैलरी कैसे मिल रही है, उनका प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो यहां पे बात करी जा रही है प्रोडक्शन से, और उस प्रोडक्शन से आएगी इनकम, और फिर इसी इनकम को क्या करोगे तुम, कंज्यूम कर दोगे कुछ खाने पीने में, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, उस पैसे को सेव करके चैनलाइज कर देते हैं अपनी सेविंग्स को, ठीक है। तो एक इकोनॉमी ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये सेट ऑफ स्ट्रक्चर है किन किन का बच्चे, यहां पे हम लोग अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। लिविंग को अर्न करने का मतलब स्टूडेंट समझ रहे हो, हम लोग पैसा कमाते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, अपना पैसा कमाते हैं प्रोडक्शन से, फिर उसी पैसे से हम लोग कंजम्पशन करते हैं, और इस कंजम्पशन के बाद हम उस पैसे को क्या कहते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं कंजम्पशन नहीं कर रहा हूं तो पैसा इन्वेस्ट भी कर सकता हूं और किसी और चीज में एक्सचेंज भी कर सकते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड इकोनॉमी। सर 100 की सीधी आप एक लाइन में बता दीजिए। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां पे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एंड इनकम जनरेट करी जाती है। आई होप तुमको इकोनॉमी का मतलब अच्छी तरीके से समझ आ गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा देखो, हर इंसान, जैसे कोई इंसान होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं भी हूं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मेरे अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बीमारियां मेरे अंदर भी हैं, कुछ लोगों के अंदर है,
हर जगह की कुछ ना कुछ दिक्कतें होती, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी भी 100% परफेक्ट नहीं है, 100% परफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इन्हीं को बोला जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम में लिखा हुआ है इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स? ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। क्योंकि ये अराइज क्यों होती है? यूज ऑफ लिमिटेड मीन्स, क्योंकि हमारे पास चीज़ें लिमिटेड है। मान के चलो मेरे पास 100 रुपये हैं, ये मेरे पास क्या है? लिमिटेड मीन्स हो गया, विच हैव अल्टरनेटिव यूज। और इस 100 रुपये का मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बर्गर भी खा सकता हूँ, इसके बाद मैं 100 रुपये की स्टेशनरी भी खरीद सकता हूँ और 100 रुपये की मैं पार्टी भी दे सकता हूँ अपने दोस्तों को। ठीक है, तो इन 100 रुपये का अल्टरनेटिव यूज है कि नहीं? लेकिन आप क्या 100 रुपये से ये सारी चीज़ें कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कुछ ना कुछ आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। इन तीनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा और इसी चूज करने को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, तो भाई हमारी इकोनॉमी है तो बहुत अच्छी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं और उस खामियों को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो आती है दो चीज़ों से। एक तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और दूसरा उनका अल्टरनेट यूज है। आई होप तुमको इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। इतना खत्म हो जाने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अच्छा सर, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई कैसे? ठीक है, इनकी कुछ बेसिक 3 प्रॉब्लम है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स मैंने अभी बताया था तुमको, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज अभी बताया और अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज अभी बताया। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो डेफिनेशन है इसका सार यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब भी समझ लिया। ठीक है, और क्योंकि अब हम लोगों ने यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब समझ लिया है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस है। ठीक है, बच्चे ध्यान रखना है, इसको हम लोग इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटेन करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दे दिया। हम लोग का टॉपिक आज का क्या था? कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम था। तो हम लोगों ने कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम तक खत्म कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे, दैट इज योर ऑफ व्हाट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वेट करिएगा अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलता हूं मैं तुमसे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।